reproduction in organisms. देखिए, पूरे बायोस्फीयर में कंप्लीट जो हम लोग का क्या है, बायोस्फीयर है, होल बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं आपके सामने एक टर्मिनोलॉजी लिख दूं, दैट इज बायोस्फीयर, ठीक है। एक हम लोग क्या करते हैं, अर्थ देखते हैं, ज्योग्राफी में हम लोग क्या देखते हैं, अर्थ देखते हैं, पूरे कंप्लीट अर्थ को। लेकिन बायो में हम लोग अर्थ की बजाय उसको बायोस्फीयर लिखते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर का सिंपल सा एक मतलब, आपने ज्योग्राफी में भी ये वर्ड सुना है, बायोस्फीयर सुना है हर एक बच्चे ने। बायोस्फीयर का मतलब है कि यहाँ पे हम अर्थ के सिर्फ उन एरियाज की पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन निकालनी है जो एरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करते हैं। बात समझ आई? द एरियाज ऑफ द अर्थ विच आर occupied by living organisms are referred as biosphere। यानी कि पूरा का पूरा बायोस्फीयर जो है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, occupied by living organisms। living organisms ऑलमोस्ट सारी जगह पे, कुछ रेयर केसेस को छोड़ के, ठीक है। अब देखिए, फिर आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था बायोस्फीयर के 3 टाइप्स, याद आ रहा होगा सबको। मैं बच्चों को बोलती हूँ ट्रिक के तौर पे हॉल याद रख लीजिए, HAL, दैट इज, याद आ गया होगा सबको, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाँ सबको याद, एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ पे, वाटर के अंदर सरवाइव करते हैं। एटमॉस्फेयर, एयर, एंड लिथोस्फीयर इज सॉइल। अब इसकी पढ़ाई हमें करनी नहीं है, यहाँ पे हम लोग को मेन बेसिक क्या देखना है, रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग देखना है, जहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो कैसा है, ये भी अफेक्टेड होता है, और ये भी अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे फंक्शंस को, उसकी कैपेबिलिटी को और एबिलिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो इस पूरे बायोस्फीयर में, कहाँ पे, इन होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में हम लोगों के पास 2 ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नोन है। हम लोग सिर्फ 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जानते हैं, ओनली 2 मोड्स, ठीक है। मेन 2 मोड कौन कौन से हैं? जब हम लोग बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करते हैं? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे एक मोड है आपका asexual reproduction and second one is sexual reproduction। बचपन से आपने बहुत बारी पढ़ा है what are the differences between asexual and sexual reproduction, ठीक है। yes, आज मैं उसको नए तरीके से सिखाऊंगी आपको, जहां पे आप इनॉर्मस नंबर ऑफ डिफरेंसेस लिखेंगे जो आपको पता है, बट आपने उसको एक जगह समराइज नहीं किया था। asexual reproduction and sexual reproduction। अब ये तो थोड़े आगे की बात हो गई, उसके भी पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जब आपकी एनसीईआरटी की किताब इस चैप्टर को स्टार्ट करने का काम कर रही है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट किया जा रहा है, इसके इंट्रोडक्शन के पेज पे आपको देखने को मिलेगा एक टर्म, एक शब्द लिखा हुआ है, दैट इज लाइफ स्पैन। क्या लिखा हुआ है? लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन को मैं जैसे ही इसकी डेफिनेशन लिखूंगी आप समझ जाएंगे, द पीरियड
फ्रॉम बर्थ टू द natural death, natural death of any organism। इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखना स्टार्ट करते हैं और यहां से लेके यहां पे जाके उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, ये हो गया उसका डेट ऑफ डेथ, ठीक है। और यहां क्या हो गया उसका डेट ऑफ बर्थ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये लॉन्ग लाइन यहाँ पे देने का क्या मतलब है, तो फटाफट यहाँ पे ध्यान से समझते जाइए, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइफ स्पैन तो इजी है। एक बच्चे ने बोला शायद 2 साल पहले उसने नीट का एग्जाम दिया था, 2 इयर्स पहले, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसने मिस्टेक कहाँ कर दिया था, वो ऑप्शन में ये देखना भूल गया कि क्वेश्चन में उसने ये नहीं नोटिस किया कि एक्सीडेंटल डेथ लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ है। अब ऐसा है कि कोई मर्डर कर दे किसी का जाके, तो उसको तो नहीं बोलेंगे उसका लाइफ स्पैन इतना ही था, इतना ही जीता। वो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर नॉर्मली उसको छोड़ा जाता, नॉर्मल अगर उसको जीना होता तो वो इतने दिन तक सरवाइव करता, इतने दिन तक जीता, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो लाइफ स्पैन में आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये नेचुरल डेथ है। व्हाट इज दिस? नेचुरल डेथ है। ये नहीं कि आपने जाके गला दबा दिया किसी का तो आप बोलेंगे बस हो गया उसका लाइफ स्पैन, ऐसा नहीं है। दैट इज नेचुरल डेथ, यहाँ पे देखना जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, क्या ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे बना के रखा है, सबसे बढ़िया तरीका है इससे आपको समझने का, ठीक है। क्या हुआ बर्थ होने के बाद, किसके बाद? बर्थ होने के बाद, ठीक है। बर्थ के बाद वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा 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 यहां तक, ठीक है। ये है ग्रोथ फेज। व्हाट इज दिस? ग्रोथ फेज। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो मैम। भाई डेथ तो उधर हो रही है, आपने यही क्यों स्टॉप किया? रीजन बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ग्रोथ फेज लिखा है। क्या लिखा है? ग्रोथ फेज लिखा है, ठीक है। अब इसी ग्रोथ फेज को अगर हम और कैटेगराइज करें आगे जाके तो क्या होता है, इसी ग्रोथ फेज को प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव फेज। और इसी ग्रोथ फेज को एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल फेज बोला जाता है। JUVENILE, जुवेनाइल फेज बोलते हैं हम लोग। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जैसे होता है ना कि कोई बच्चा ऐसा हो जो 18 साल से कम का होता है, उसने कोई क्राइम कर दिया, तो न्यूज़पेपर में आप हेडलाइंस में देखते हैं लिखा रहता है उसको जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया है, बिकॉज उस बच्चे का ग्रोथ फेज है। क्या है? ग्रोथ फेज है। अब ये लिखना नहीं एग्जाम में, मैंने आपको याद रखने के लिए सिखाया। हाँ, कि एनिमल्स में जो ग्रोथ का फेज होता है उसको हम लोग जुवेनाइल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और अगर ये ग्रोथ फेज आप प्लांट्स का देख रहे हैं तो उसका क्या है? उस बेचारे का वेजिटेटिव फेज है। क्या है ये? उसका वेजिटेटिव फेज है। नेक्स्ट थिंग अब आपको जो समझना है यहाँ पे, ठीक है, वो है कि जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आगे देखना स्टार्ट करते हैं, तो यही वो पॉइंट है। जैसे मान लीजिए एक दीवार है बीच की, गांव में मोस्टली ऐसा होता है ना, आपने देखा है, सिटीज में भी जहाँ पे बहुत कंजस्टेड घर होते हैं, वहां पे आपने नोटिस किया होगा, जैसे आप मकान देख रहे हैं तो ये एक बिल्डिंग बनी यहाँ पे और दूसरे का मकान यहाँ पे है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का मकान है और ये सेकंड वाले का, तो इन दोनों का ये कॉमन दीवार है, होता है ना, कॉमन दीवार है। ये ना तो ये लड़ सकता है कि मेरा है, ना ये लड़ सकता है मेरा, तोड़ दीजिए, वही कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, होता है ना भाई। ये सेकंड वाला जो है ये इसका पड़ोसी है, जो कि आप समझिए,
तो ये कॉमन दीवार है बीच में। तो आखिर तो जहां पे ग्रोथ फेज खत्म हो रहा है उसी फेज को हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ से हम मार्क करते हैं इनिशियल फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बोले कि हमें समझ नहीं आया, मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ इसको। जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ऐसे तो पूरी दुनिया में जो कॉमन होता है उस पर्पस से हम लोग इसको पढ़ते हैं, उस पर्पस से चैप्टर 1 आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे मेल्स में, ह्यूमंस में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एज से, तो यानी कि वो स्टार्ट हुआ वहां से, दैट इज बिगिनिंग ऑफ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो ये एक ऐसा फेज है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से इसने स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को। स्टार्ट किया है का मतलब स्टार्ट करने लायक है। अब ये रिप्रोडक्शन को आगे लीड करने लायक है। अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एक प्यूबर्टी की एज पे जाके वहीं से स्टार्ट होगा। एक टर्म भी है उसके लिए, आगे मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाऊंगी, एक स्पेशल टर्म भी है उसके लिए। कुल मिला के यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे एक बाउंड्री सेम हमने पढ़ा है कि दैट इज द पार्ट ऑफ द ग्रोथ फेज इज ऑल्सो रेफर्ड एज द इनिशियल फेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। वही दीवार है, वही बीच की कॉमन दीवार है, ठीक है। अब आप सोचिए कि एक लाइन हम दूसरी लाइन देखिए, वहां से फिर हम उसको बनाना स्टार्ट कर दे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। क्या है ये, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज है। हमेशा जिंदगी भर तो चलेगा नहीं, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पॉइंट आता है। कुछ प्लांट्स को अगर हम छोड़ दें, प्लांट्स है भाई मरने वाले हैं, उस टाइम तक भाई ग्रोथ भी हो रहा है, ठीक है। कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन XYZ बहुत सारा फीचर फंक्शन है कि वो अपने नंबर को इंक्रीज भी कर सकते। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बेसिक तौर पे पूरे ओवरऑल बायोस्फीयर, मैंने शुरू में ही आपको बायोस्फीयर लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, पूरे ओवरऑल बायोस्फीयर के अंदर, कहाँ पे, बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है। कॉमनली हम सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम प्लांट के लिए भी लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज वेजिटेटिव फेज। द ग्रोथ फेज ऑफ प्लांट्स इज नोन एज वेजिटेटिव फेज एंड द ग्रोथ फेज ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जुवेनाइल फेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव फेज एंड जुवेनाइल फेज। तो वेजिटेटिव फेज इज द ग्रोथ फेज ऑफ प्लांट्स एंड जुवेनाइल फेज इज द ग्रोथ फेज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब जहां से बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज है और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टर्मिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब एक और चीज आती है यहाँ पे, जहां से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ है और जहां से क्या हुआ है, जाके ये टर्मिनेट हुआ है, जहां पे जाके ये बंद हो गया, स्टॉप हो गया है, यहां से यहां तक की जर्नी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिप्रोडक्टिव फेज। ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहलाता है ये, रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है, ठीक है। और बायो में, कहाँ पे, बायो में कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म हो, दुनिया का कोई भी XYZ ऑर्गेनिज्म, प्लांट XYZ कुछ भी हो, ठीक है, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज को रीज कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, मतलब कि वो अब रिप्रोडक्शन के लायक नहीं है, तो बायोलॉजी में उसको यूजलेस माना जाता है। क्या माना जाता है, यूजलेस। क्यों माना जाता है, क्योंकि पूरे नेचर में माना गया है कि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी स्पीशीज के नंबर को मेंटेन करने का, बढ़ाने का, रेगुलेट करने का काम करता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है जो अपने रिप्रोडक्शन को बंद कर दे, सीज कर दे, कल को जाके उसका नंबर बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो फेज बच गया, मतलब कि इस पॉइंट पे
ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया, तो अब इसको क्या है, अब तो डेथ ही आना है। इसके लिए आपने 11th में भी सुना था सेनेसेंट फेज, याद आया? आपने क्या सुना था, इसके लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। आपने इसके लिए सुना था, एक स्पेशल टर्म था आपके पास, दैट इज SENESCENT, सेनेसेंट फेज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेनेसेंट फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एज इट इज कॉपी करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है, ये अपने आप में सारे कंफ्यूजन को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम कर रहा है। इसको देखने के बाद बच्चे को कभी कंफ्यूजन नहीं होती कि कौन सा फेज क्या है, कैसे करना है, क्या करना नहीं करना है, वो सब क्लियर हो जाता है। आगे चले? हो गया मैम। देखिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सुनने के बाद जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके दिमाग में जाए क्या है, ये तो बच्चों का क्वेश्चन है, छोटी क्लास के बच्चे भी करते हैं, है ना? सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आती है आपके दिमाग में, डिफरेंसेस बिटवीन asexual and sexual reproduction. Sexual reproduction. इस टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है। क्यों ध्यान से सुनना है? क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन से मैं आपको बीच बीच में चैप्टर 5 पे ले जाऊंगी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, कई बार आपने अपनी लाइफ में इस क्वेश्चन को किया होगा, बट यहाँ पे हम उसको दूसरे तरीके से करेंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए हम इसको आगे लेके जाएंगे। इधर हम लोग लिख देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इधर हम लोग लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक स्टेटमेंट मैं आपको लिखने जा रही हूँ चैप्टर 5 का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। ध्यान से देखिएगा इसको। स्टेटमेंट है, accumulation of variation is hidden in the mode of sexual reproduction। बस मैंने लिख के छोड़ दिया यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक दूसरा स्टेटमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, चैप्टर 11th की एक लाइन लिख रही हूं यहाँ पे मैं आपको। asexual reproduction preserves genetic information। अब देखिए, ये दोनों लाइन बस रहने दीजिए, अपने आप में मास्टरपीस है ये दोनों लाइन।
ये इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट वाला एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इज हिडन इन द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन है चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसके बिना आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ही नहीं सकते। कहां से बिलोंग कर रहा है? चैप्टर 1 से। कहां से बिलोंग कर रहा है? चैप्टर 1 से। बच्चा सोचता क्या है चैप्टर 1, मैडम छोड़ दीजिए, चलिए हम लोग आगे करते हैं, आगे से हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली क्या है, मैंने शुरू में भी रिपीट किया, यहाँ भी मैं यही बात बोल रही हूँ आपको। एक्चुअल में ये चैप्टर क्या है, आपको फुल बुक इंट्रोडक्शन देने का काम कर रहा है। मैंने 5th चैप्टर का भी नाम लिया, 11th बायोटेक्नोलॉजी का भी मैंने नाम लिया, बहुत सारे चैप्टर्स इनके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसका भी जिक्र आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट को जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंट को, पहला पॉइंट वही लिखूंगी जो आपका फेवरेट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है, ओनली वन पेरेंट और organism, only one parent or organism is sufficient, only one parent or organism is sufficient for increasement of their number। इधर इसका उल्टा पॉइंट, पहले पुरानी किताबों में लिखा होता था, बहुत पुरानी ओल्ड बुक्स जो आती थी उसमें लिखा होता था 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। क्या लिखा रहता था? 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब क्या लिखा जाता है? बहुत पुरानी बात है ये, जब लिखा जाता था 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 पेरेंट्स आर नीडेड, ये बहुत पुरानी बात है। आज के डे में क्या लिखा रहता है? 2 गैमेट्स आर नीडेड एंड रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, उसका रीजन ये है कि अब हम लोगों को इस साइंस का भी पता चला है आगे जाके कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसके पास दोनों गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगला पॉइंट लिखा जाता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 गैमेट्स। तो अब दोनों मेल ही गैमेट होगा तो थोड़ी होगा, 2 गैमेट्स का मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। 2 गैमेट का यहाँ पे मतलब है 2 different types of gametes are required for increasement of number of their particular species। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। कोई अगर ऐसा साइंस है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन भरा हुआ वो यही है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। इसको पढ़ाते के साथ, इसको लिखाते के साथ बीच में होता ना कि कई बार बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी पहले और दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, रिपीटर्स भी कई बच्चे होते हैं। इस पॉइंट को लिखते के साथ मुझे बच्चा जरूर टोकता है, हर एक बच्चा एक बात बोलता है यहाँ पे, क्या एक रफ वर्क कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वापस मैं ये पेज ले आऊंगी, क्या बोलता है बच्चा मेरे से, रिपीट क्या करता है, कहता है मैडम आपने ऐसा तो लिख दिया लेकिन ऐसा भी तो होता है नेचर में, जो मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया था हर बच्चे को कि हॉर्स और डोंकी में क्रॉसिंग के बाद म्यूल प्रोड्यूस होता है। क्या होता है भाई? तो पूरी डेफिनेशन गलत हो गई ना, हो गई नहीं हुई है ना। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। कुछ भी मैं पढ़ाऊं उसमें गारंटी है इस चीज की कि एक ना एक एक्सेप्शन जरूर होता है, याद रखना है इसको दिमाग में। ठीक है, तो मैं बोलूं, आप बोलिए किसी गांव वाले बंदे से जाके बोलिए, कहिए ये जो घोड़ा जो है ना ये खच्चर के ही स्पीशीज का है, वो मार देगा एक थप्पड़, बोलेगा नहीं बायोलॉजी पढ़ के आया मेरे पास, हम लोग बूढ़े हो गए अभी तक हमें नहीं पता। आप उसको बोल दीजिए कि भाई ये घोड़ा जो है ये गधे की स्पीशीज का है,
अभी आपको बोलेगा भाई ऐसी बायोलॉजी तो हमने, बायोलॉजी तो दूर की बात है, ऐसा तो कोई गांव वाला भी नहीं बंदा जानता, ठीक है। तो ये सच्चाई है कि ये सब एक स्पीशीज को बिलोंग नहीं करते हैं, ये सब एक स्पीशीज को बिलोंग वाई क्यों नहीं करते? मैंने बोला कि अगर हम इसको बोलते हैं ए है, अगर हम इसको बोलते हैं बी है, और अगर हम इसको बोलते हैं सी है, सी डजंट बिलोंग टू स्पीशीज ए डजंट बिलोंग टू स्पीशीज बी एंड बी डजंट बिलोंग टू स्पीशीज सी, ठीक है। रीजन ये है कि म्यूल इज द स्टेराइल ऑफस्प्रिंग, म्यूल इज द स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। और जब रिप्रोडक्शन की पढ़ाई चल रही होती है तो यहाँ पे एक पैरामीटर जोड़ा गया है, ये सब एक्सेप्शन को देखने के बाद अब को जाके एक पैरामीटर यहाँ पे ऐड किया गया है। क्या बोला गया उस पैरामीटर में? बोला और समझाया ये गया, बोला गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोला गया वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, दैट ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। कैसा होना पड़ेगा उसको? फर्टाइल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये पॉइंट तो हर एक बच्चे जानते हैं। बीच में जो चीजें हिडन है इस पॉइंट को, ये तो कॉमन चीजें, देखिए ये सुना है आपने बचपन से। हाँ 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 हाँ, तीनों अलग है। वाई? तीनों अलग इसलिए है क्योंकि ये इसके साथ स्पीशीज को, सेम स्पीशीज को डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया निकाला गया पूरे वर्ल्ड में। जब इस रिएक्शन के पैरामीटर को हम लोग देख रहे हैं तो एक क्राइटेरिया यहाँ पे डाला गया। क्या? किस क्राइटेरिया को यहाँ पे डाला गया? कि वो आपस में इंटरब्रीडिंग होने चाहिए। उसी को देख के हंगामा हुआ कि जब इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए भाई तो घोड़े गधे को भी एक साथ बोल दो, बिकॉज वो भी इंटरब्रीड कर रहे हैं। वहां पे उसको इसलिए अलग किया गया बिकॉज उन्होंने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए एक और कॉमन सा यहाँ पे पॉइंट है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, सेकंड पॉइंट। तीसरे पॉइंट से मैं आपको अलग से बताना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग बोलते हैं क्लोन्स आर फॉर्म्ड। याद आया? क्या लिखते हैं आप? क्लोन्स आर फॉर्म्ड। और इधर हम लोग बोलते हैं क्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड। अब थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट 2 को आपको देखना है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे पॉइंट 2 मेंशन किया है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये पॉइंट सेकंड देखना है। पॉइंट सेकंड देखिए यहाँ पे, पॉइंट सेकंड क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बायोटेक्नोलॉजी का पॉइंट है ये। उस टाइम जब आएगा मैं फिर आपको याद दिलाऊंगी। याद कीजिए डे 1 मैंने आपको क्लास 12 की लाइन सिखाई थी और मैंने उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट। प्रिजर्व का मतलब होता है, प्रिजर्वेशन मतलब बचाना, प्रिजर्वेशन मतलब बचाना, ठीक है। पूरी बायोटेक्नोलॉजी में वैसे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के तौर पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को अक्वायर करते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाई, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाई, क्या रीजन है, इन्हीं को हम लोग क्यों उठाते हैं, इन्हीं को हम लोग क्यों अक्वायर करते हैं, ठीक है। आपको आंसर में क्या लिखना है यहाँ पे? आंसर में यहाँ पे लिखना है बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मैं दे दूंगी आपको क्वेश्चन आज की क्लास में। Why the asexually reproducing organisms are used in the whole experiment of बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और जो भी XYZ है, जिस भी एक्सपेरिमेंट को कराना हो उसमें हम लोगों को किस चीज को इस्तेमाल करना होता है। वैसे हम लोग के पास ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या? ऑर्गेनिज्म की कमी है क्या? मिलियंस के नंबर में है भाई, इतने एडवांस्ड इतने अच्छे ऑर्गेनिज्म, फिर ऐसे टुच्चे ऑर्गेनिज्म को उठाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखने का काम करता है। क्या करता है ये? प्रिजर्व कर। और क्यों प्रिजर्व करता है भाई? क्लोन बना रहा है। क्लोन का मतलब फोटोकॉपी बना के दे रहा है। क्लोन मतलब हाँ एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी बना के यहाँ पे दे रहा है। तो इससे हम एक पॉइंट आइसोलेट करते हैं, सिमिलर है। इससे आगे जो हम पॉइंट बढ़ा रहे हैं वो सिमिलर है, आपको उसको यहाँ पे कैच करना है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसी की बेसिस पे कि थर्ड पॉइंट इज
ऑर्गेनिजम्स, चाहे पेरेंट हो चाहे ऑफस्प्रिंग हो, कोई भी हो, ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली सिमिलर। सबके बारे में लिख दिया हमने, 2 in 1 लाइन लिख दिया। ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली सिमिलर। कैसे हैं ये? जेनेटिकली सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कैसे है ये? जेनेटिकली सिमिलर है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड offspring and their both parents are genetically dissimilar. ये कैसे होते हैं? जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती है उनके अंदर। कैसे होते हैं? जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मेट सिखाया था, व्हाई दे आर जेनेटिकली डिसिमिलर। तो मैंने पता नहीं किस किस चैप्टर में ये चार्ट में बनाती हूँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। पता नहीं, शायद जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 100 बार मैं बना चुकी हूँ। जो बच्चे 11th में मेरे से लिविंग वर्ल्ड से पढ़ रहे हैं, 100 टाइम्स मैं इस चीज को बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, तो अगर ये मेल है और अगर ये फीमेल है, अगर ये मेल है और अगर ये फीमेल है, तो गैमेटोजेनेसिस करने के बाद, क्या करने के बाद? गैमेटोजेनेसिस करने के बाद ये जो है ये मेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा। और ये क्या बनाएगी? इधर फीमेल गैमेट। क्या बनाएगी? फीमेल गैमेट। Diploidy of the male and female is diploid or 2n. इनकी प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉयड है 2n। अगर आपको प्लॉइडी नहीं समझ आ रहा, कई ऐसे बच्चे होंगे नए हैं जिनको प्लॉइडी समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर इस मेल के पास अपना 100% फीचर प्रिजर्व है, इस फीमेल के पास अपना 100% फीचर प्रिजर्व है, ये बोलेगी मेरे पास भी अपना 100% फीचर है, उसके बाद 2000% इस चीज की गारंटी होती है कि गैमेटोजेनेसिस के पास इसके फीमेल गैमेट में 50% कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है गैमेट में जाके। इधर से भी फीमेल गैमेट मेल गैमेट बनने के टाइम में इसके पास भी 50% जो फीचर है वो प्रिजर्व होता है, ठीक है। गैमेट बन के तैयार है। क्या होना बाकी है यहाँ पे? फ्यूजन होना बाकी है। क्या होना बाकी है यहाँ पे? फ्यूजन होना बाकी है। फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? The process of fusion of male and female gamete is known as fertilization. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद जाइगोट बनता है। इसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बेचारा खुद ही बोल रहा होता है कि मेरे पास 50% जो कैरेक्टर्स है वो मेल साइड से आए हैं, प्लस 50% जो कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल साइड से आए हैं। इन दोनों को मिला के तब ये जाइगोट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ भाई मेरे पास भी 100% वैसे ही फीचर्स हैं जो मेरे पेरेंट्स के पास था। मतलब कि अगर इसके 2 आईज हैं तो इसकी भी 2 आईज हैं, अगर 2 हाथ उसके हैं तो इसके भी 2 हाथ है। फीचर वही 100% है, लेकिन उसमें से 50% फीचर इसको अपने फादर से मिला है और 50% का फीचर जो है इसको अपनी मदर से मिला है। फिर से इस चार्ट को मैं वापस कब बनाऊंगी? जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तब भी होगा, चैप्टर 2 में भी होगा, चैप्टर 5 में भी होगा। हर एक चैप्टर में वापस मैं इस चीज को बनाना, तो मैंने बोला तक बायो खत्म नहीं होगी, ईच एंड एवरी चैप्टर में मैं जाऊंगी। क्या बोल रहे हैं? फिर से बताइए ना एक बार। देखिए, मैंने बोला कि अगर हम लोग यहाँ पे मेल को देखते हैं तो इसके पास इसका 100% फीचर है और फीमेल के पास भी 100% है। गैमेटोजेनेसिस इज द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट के बनने के प्रोसेस को, घटना को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। मेल गैमेट यहाँ बन के, अगर अभी भी समझ नहीं आया और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ह्यूमन का केस अगर मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं तो मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। और यहाँ पे फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। अब समझ आ गया होगा सबको, 10वीं में भी पढ़ा है आपने।
इसी फेनोमेना को मैंने यहाँ पे बताया है। और इनके फ्यूजन के बाद अगर हम प्लॉइडी की बात करें तो इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड है, एन है, और इसकी प्लॉइडी भी एन है। और ये हर एक बच्चे को पता है कि n प्लस n के कितना होता है। द प्लॉइडी ऑफ द जाइगोट इज 2n। जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हाँ, डिप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। अभी तो वो पूरा ही नहीं किया हमने, अभी तो हम उसके डिफरेंस पे चल रहे हैं। अभी हम किस पे चल रहे हैं? असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस पे चल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बट आज हम लोग उसमें थोड़ी एडवांसमेंट सीखेंगे कि हमको कैसे थोड़ा और एडवांस कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अच्छा, इस चार्ट को देखने के बाद मुझे एक और बात बताइए। इस चार्ट को देखने के बाद आपको इतनी बात पता चल रही होगी कि हाँ, ये जो मोड ऑफ, अच्छा किसी बिल्कुल नील बच्चे को भी आप बोलिए, पूछिए ये चार्ट किसका है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या सेक्सुअल का है, तो क्या बोलेगा बच्चा? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसका मतलब हाँ जाहिल है। सही बात बोला आपने, इसका मतलब वो जाहिल है। कोई बच्चा अगर बोल दे ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चार्ट है तो मतलब वो जाहिल है। सही बात बोल रहा है, ये कह रहा है जाहिल है। ठीक है, मतलब पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। ठीक है, तो क्या आपका फेस एग्जैक्ट आपके पेरेंट जैसा दिखता है क्या? तो पूरा फोटोकॉपी थोड़ी है वो। पता आपकी मम्मी और आपको बिठा दिया जाए एक जगह तो डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं कर रही अभी मैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग नाउ आइडेंटिकल ट्विंस। वो केस हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, क्या बोलना चाह रही हूँ सो समझिए। मतलब कुछ फर्क है। क्या है? डिफरेंस है या नहीं है? है ना? कोई बच्चा बोले नहीं नहीं गलत बोल रही है मैडम। पता है ना आपको, मैं यहाँ पे कॉमन सा एग्जांपल ये दे रही हूँ कि भाई एक एक का, आप मोबाइल में जो फिंगर लॉक लगाते हैं तो राइट थंब इम्प्रेशन अगर आप उसमें या इस इंडेक्स फिंगर का अगर आप डालते हैं, बाएं हाथ के फिंगर से खुलता है क्या? नहीं खुलता है, नहीं खुलता है ना। तो अपने हाथ की उंगलियों का ही ये सब जब मैच नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे डिफरेंट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। सबको अलग अलग आधार कार्ड की जरूरत है ना। एक थंब इम्प्रेशन डाल के कहीं जाइए इंडिया के किसी कोने में, अपना आधार कार्ड निकाल लीजिए। आप बोलेंगे इस टॉपिक का इससे क्या कनेक्शन है? तो ये कनेक्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूमुलेशन, मतलब इकट्ठा करना होता है। क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, सिमिलैरिटी नहीं लिख रहा है हम, नॉट सिमिलैरिटी। क्या लिखा हमने यहाँ पे? वेरिएशन लिखा है कि फर्क जो होने का जो ये सिलसिला चला है, एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से पांचवें एंड सो ऑन, 1000 जनरेशन बैक, पता नहीं कितने कितने जनरेशन बैक, जब से हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते आए पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट को देखिए, accumulation of variation is hidden in the mode of sexual reproduction, not in a sexual reproduction. Accumulation of variation is hidden in the mode of sexual reproduction. कहाँ पे छिपा हुआ है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसका जो है, इसकी जो कुंजी है, इसकी जो की है, वो कहाँ छिपी हुई है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छिपी हुई है। तो कोई अगर आपसे पूछे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि अगर आप इस चार्ट को दिखा के किसी बच्चे से पूछिए कि भाई तुम बताओ ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चार्ट है या सेक्सुअल का, तो कोई बोले असेक्सुअल का है, तो आप बोलेंगे जाहिल है। सलमान ने अभी बोला हम उसको जाहिल बोलेंगे, एग्जैक्ट सही बात है, बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि वेरिएशन किस में होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा या सेक्सुअल में होगा, किस में होगा? सेक्सुअल में। हाँ, किस में होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। 2000% गारंटी है इस चीज की कि जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे होते हैं, हमें आगे बढ़ाना होगा इसको, जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे होते हैं, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, मैम एक बार बैक पे लाइए ना। हाँ एक मिनट,
ये लीजिए। और वेरिएशन जो है, जैसे हम लोग वेरिएशन इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डिफरेंसेस है, वेरिएशन है, डिफरेंसेस है, वेरिएशन है, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट जैसा नहीं होता, सबकी क्या है वहां पे, सबको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, दिखता अलग है, सबका ऑर्डर अलग है, सबका कलर अलग है, सबका फीचर अलग है, सब कुछ आप पढ़ते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री की पढ़ाई करें वहां पे, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम सबको जानते हैं कि सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दिक्कत कहाँ आती है, जब बच्चे को वेरिएशन की डेफिनेशन लिखना होता है, तो बच्चा वेरिएशन की डेफिनेशन लिखने में गलती क्या करता है, डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज वेरिएशन, यही बच्चा गलती करता है। हिंदी में अगर मैं बोलूं, बच्चे को ये बात समझ आती है, उसके दिमाग में इस बात को बिठाया, नेचर में पूरे बायोस्फीयर में जितना फर्क आपको देखने को मिल रहा है सबके बीच, उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। जबकि अगर कभी एक रफ पेज था, कहाँ गया, जब कभी भी आपसे पूछा जाए, ये स्पेशल नोट का एक पेज बना दिया है मैंने आपके लिए, जब कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेरिएशन। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने जिस बच्चे को बोला था कि 12th करने के बाद 95 प्लस नंबर से कम नहीं आएगा, अब लग रहा है कि नहीं आएगा, आएगा ना। इतनी डिटेलिंग से कोई बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा होगा, पहले बोल दिया मैंने। जब आप इतने डिटेल से A to Z पढ़ के जा रहे हैं, तो कौन सा बच्चा आपसे इंटेलिजेंट हो जाएगा, बात समझ आ रही है। तो इतनी डिटेलिंग से जब चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करें, तो सोचिए जब आप जेनेटिक्स में जाएंगे तब कितने बड़े मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएशन की बात करते हैं। कॉमनली हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग बोलते हैं जो हर जगह, डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज वेरिएशन, लेकिन अब बायो में ये गलत हो जाता है। मैं आपसे पूछूं, आप में और किसी बर्ड में जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे वेरिएशन, आप बोलेंगे हाँ बोलेंगे, नहीं समझे क्या पूछा मैंने। हाँ, मैंने पूछा कि मान लीजिए ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये कोई कैट है, तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे वेरिएशन, आप बोलेंगे बोलेंगे। लेकिन बायोलॉजी नहीं बोलता है, बायोलॉजी नहीं बोलता है। बायो क्या बोलता है फिर, बायो यहाँ पे बोलता है differences among the individuals of the same species is known as variation। एक ही स्पीशीज जो यहाँ पे पूरे इंडिया में 150 करोड़ की जो आबादी है, हर एक बंदा एक दूसरे से अलग है या नहीं है, तभी वोट देने जाते हैं ना। सबकी शक्ल एक ही जैसी होगी फिर तो कोई भी कहीं भी जाके दे के आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर। तो उसको हम लोग यहाँ पे वेरिएशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जब आपसे वेरिएशन लिखने को बोला जाएगा तो आप लिखेंगे डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स, differences among the individuals of the differences among individuals of the same species is known as variation। मतलब कि एक ही एरिया में रहने वाले, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये सारे ह्यूमंस बना दिए, क्या बना दिए, ह्यूमन बना दिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई दूसरी स्पीशीज बना दी ये, तो अगर आप मान लीजिए ये कैट के लिए मैंने ये सर्कल बना दिया, तो इसके 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 इन सब के बीच में फर्क है, उसको बोले वेरिएशन। लेकिन इन दोनों के बीच के फर्क को नहीं बोलेंगे। फिर हम एक ही ये पिंक वाले जो स्पीशीज, इनके बीच के वेरिएशन है उसको हम बोलेंगे वेरिएशन। मतलब जो डिफरेंसेस हैं, समझ आया सबको क्रिस्टल क्लियर तरीके से। जैसे जो सारे ह्यूमन बीइंग इस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, होमोसेपियंस की जो स्पीशीज पूरे दुनिया में पाई जाती है, उसके बीच के फर्क को, डिफरेंस को हम लोग वेरिएशन बोलेंगे, और बाकी जो है उसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे हम लोग, बायोडाइवर्सिटी। फिर क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी चैप्टर आ गया यहाँ पे, कौन सी यूनिट आ गई, इकोलॉजी। फिर आप बोलेंगे नहीं, लगता है टीचर ने कुछ गलत बता दिया। एक ही स्पीशीज के बीच के डिफरेंस को जब हम लोग देख रहे हैं, तो बाकी सारे को, वैरायटी ऑफ स्पीशीज इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर हो सकता है, अगर आप थोड़ा ना खासा कंफ्यूज कीजिए, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वैरायटी ऑफ स्पीशीज।
शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है। वैरायटी ऑफ स्पीशीज इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। पूरे बायोस्फीयर में, पूरे लिविंग सिस्टम में जो डिफरेंसेस है सारी स्पीशीज के बीच में, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट नहीं किसी को? कोई डाउट हो पूछ लीजिए यहां तक में। और जो बच्चे कॉपी अलग करके चल रहे थे असाइनमेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, 12th वाले इस पार्ट के लिए आपकी कॉपी सेपरेट हो जाएगी। और सबसे अच्छा अगर मैं बताऊं आपको, सबसे बेस्ट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मीडियम से भी शॉर्ट साइज की, मतलब थोड़ा मीडियम ही साइज की, इस कॉपी से भी छोटे साइज की। मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है आज तक जितने बैचेस में मैंने, बच्चे डायरी बना लेते हैं। अभी से जब तक 12th कंप्लीट नहीं होता हजारों हजार क्वेश्चन जाएंगे आपके, ठीक है। तो तकरीबन 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके जाएंगे। तो आप एक ऐसी डायरी बनाइएगा जिसको लेके आप नीट का एग्जाम देने जाइएगा तो पढ़ाई करने जाइएगा। नोट्स को कॉम्प्रेस करना सीखिए। क्या बोल रहे हैं? अब मैं एग्जाम थोड़ी ले जाने देने, कहावत नहीं सुनी आपने कि जब तक में आप ढूंढिएगा आपका एग्जाम का टाइम ओवर हो जाएगा। वो मतलब कि होता नहीं कि प्रिपरेशन करने के लिए कहीं दूर सेंटर पड़ा तो बच्चे लेके जाते हैं, उसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका? हाँ, अपने आप बच्चे अलग करते, जब मुझे बोलना भी नहीं पड़ता। 12th में आता है डायरी तो नहीं, लेकिन मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद उसका 2 पेज में शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप बस बनाते हैं। फिर से बोलिए अरुणिमा, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा वो इको जैसा सुनाई दे रहा है। मैम वो डायरी के जगह पे बस चैप्टर फिनिश होने के बाद ना इम्पोर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप 2 पेज में ही बनाते हैं एक चैप्टर का। नहीं वो तो है ही है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी 1, क्या लिखा? बहुत, ये भी जरूरी है। कई नोटबुक्स के पीछे आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट लिखा होता है कि योर नोटबुक रिप्रेजेंट्स योर पर्सनालिटी। सही बात है, वो तो ठीक है। कॉपी 1 जो है अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये तो क्लास वर्क की कॉपी है, इसमें तो आप बोल ही नहीं रहे मैडम आपने कॉपी बनवा दिया। ये तो पढ़ा रही हूँ तो लिखिएगा ना आप अभी यहाँ पे। सपोज कीजिए आपके फिजिक्स के टीचर है, केमिस्ट्री के टीचर है, तो क्लास में जो प्रैक्टिस करने को दे रहे वो नहीं लिखिएगा आप, ठीक है। कॉपी 2 की अगर मैं बात करूं तो कॉपी 2 तो आपका जो है वो असाइनमेंट क्वेश्चन का है। तो ये तो मैं जो 10 क्वेश्चन दे रही हूँ इस वाले के लिए, इस कॉपी 2 की बजाय मैं आपको डायरी बनाने बोल रही हूँ, ठीक है। बच्चे कॉपी 3 बनाते हैं। जो अरुणिमा आप बोल रहे हैं ना वो आप इसके बारे में बोल रहे हैं पूरे, हाँ पूरे चैप्टर को कोई बच्चा जितना शॉर्टेस्ट फॉर्म में उस नोट्स को तैयार कर सकता है। तो ये तो क्लास वर्क तो रफ कॉपी हुई ना आपकी, क्लास वर्क प्रैक्टिस की कॉपी है। अब इसमें तो मैं नहीं बोलूंगी बैठ के राइटिंग बनाइए बैठ के, तब तक में निकल जाएगा टाइम आगे, ठीक है। तो इसको कई बच्चे पढ़ाई करके, ये तो टीचर का स्टेटमेंट है ना, ये तो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। व्हाट्स योर एफर्ट? आपका एफर्ट क्या है वहां पे? तो ये आपका सेल्फ का है। आप जो बोल रहे हैं अरुणिमा ये इसकी बात आप बोल रहे हैं, ये तो खैर होगा ही होगा, साथ में पैरेलल चलता है ये। और ये क्लास वर्क की कॉपी जो है ना, ये मेरे 12th के फिनिश कराते कराते 6 से 7 कॉपी जाती है वैसे रजिस्टर बच्चों की। एक कॉपी तो जेनेटिक्स खा जाएगा, आपकी एक नोटबुक तो जेनेटिक्स खा जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये कॉपी अलग है, ये अलग है, ये कॉम्प्रेस फॉर्म में होता है। आप लोग अभी मेरे से प्रैक्टिकल वाला पोर्शन तो कर नहीं रहे, तो प्रैक्टिकल का भी इधर मैं साथ के साथ स्कूल्स में जब होती हूँ तो स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए कॉपी 4 प्रैक्टिकल, नीट का जो क्वेश्चन आपको आउट सिलेबस दिखता है ना वो प्रैक्टिकल से क्वेश्चन होता है। आप भूल रहे हैं कि आप जो 100 नंबर लेने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, 70 नंबर थ्योरी का है, ये 30 नंबर प्रैक्टिकल का है, ये भूल जाते हैं बच्चे। तो जब बच्चा नीट की तैयारी करता है तो मेरे से बोलता है मैडम इस पार्ट को भी तैयार करा दीजिए, तो इसके लिए बच्चा कॉपी 4 बनाता है। कहाँ आपकी एनसीईआरटी किताब ने लिखा है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, माइटोसिस का कर रहे हैं, मियोसिस का कर रहे हैं, क्या देखना नहीं करना, आपको कौन सा स्ट्रेन चाहिए? बात समझ आ रही है? आप वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर कैसे, क्वेश्चन तो आता है नीट के एग्जाम में, आता है ना, क्वेश्चन तो देता है, आपने सॉल्व किया होगा, आपको पता होगा। तो किधर से होगा? वो इधर से होगा। तो वो बच्चे ये कॉपी बनाते हैं, वो तो खैर आपका सिलेबस हो जाएगा तो इस बार तो मैं भी करा दूंगी आपको। ये जो 30% का जो पोर्शन है यहाँ पे ऐसे हवा में, ये 70 भी 100 बन जाता है जाके, 30 नंबर प्रैक्टिकल का भी तो है इसको मिला के। तो इन दोनों को 100% से आपके यहाँ पे नीट में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
तो ये तो सिर्फ पार्टीशन मैंने किया है, क्लास वर्क वाला जो क्लास वर्क वाले का इसकी बात जो मैं कर रही हूँ ना, यही बहुत सारी कॉपीज जाती है बच्चों की, बच्चों के चॉइस के इंटरेस्ट के ऊपर है, बाकी बच्चा जैसे बनाए। आगे चले हम लोग, ठीक है। देखिए तो मैं लिखने वाली थी नेक्स्ट पॉइंट कि थर्ड तक हम लोग आ गए थे, फोर्थ पॉइंट लिखने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए यहाँ पे, सेक्सुअल वाला ये साइड है तो इधर लिख दीजिए, वेरिएशन अकर्स। वेरिएशन होगा तो पांचवा एक पॉइंट आएगा, इवोल्यूशन अकर्स। इससे एक और पॉइंट आएगा, सब समझा रही मैं आपको, म्यूटेशन अकर्स। एक और पॉइंट आएगा, डायमॉर्फिज्म एक और पॉइंट आएगा, सुपीरियर विगर इज प्रेजेंट। अब इसका उल्टा करना है हम लोग को, इधर फोर्थ पॉइंट लिखा है वेरिएशन अकर्स, वेरिएशन does not occur, इवोल्यूशन एक ही साथ साथ समझा दूंगी, इवोल्यूशन does not occur। सिक्स्थ में म्यूटेशन लिखा है, म्यूटेशन does not occur। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म is absent। एट्थ में लिखिए, सुपीरियर विगर is absent। अब सब समझाती हूँ मैं, पहले लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं सब समझाती हूँ आपको। हो गया इतना? आपने मेरे ख्याल से फ्रेश कॉपी बनाई हुई है 12th वाली, अभी क्लास वर्क की कॉपी सेपरेट कर लिया आपने, अभी साइन करा के जाइएगा, ठीक है। और 12th वाली सेपरेट करके नेक्स्ट डे ले आइएगा मेरे पास। हाँ तो ठीक है, इसको साइन करा लीजिएगा, ठीक है। हाँ पर डे कई मिस्टेक्स होते हैं, बीच में कुछ एरर होता है, उसको करेक्शन करना होता है। फटाफट समझते जाइए बिना टाइम गवाए। इधर देखिए, एक मैंने स्पेशल नोट का पेज बनाया था आपको, ठीक है। वेरिएशन के साथ साथ मैंने लिखा म्यूटेशन होता है। क्या होता है? म्यूटेशन होता है, ठीक है।
अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म म्यूटेशन, तो म्यूटेशन में आप लिखते हैं सडन चेंज इन डीएनए, सडन चेंज इन डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। याद आया, रातों रात अचानक से अगर कोई चेंज आ जाए डीएनए के अंदर, क्या हो जाए, अगर कोई चेंज अचानक से सडन है, नॉट ग्रेजुअल, अगर कोई चेंज सडन है उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। सडन चेंज इन डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। आगे चले, तो म्यूटेशन होने का चांस ही नहीं होता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले केस में, क्योंकि क्लोन बनाते हैं। क्या क्या करते हैं वो? क्लोन बनाते हैं। ठीक है, चलिए नोट्स का नेक्स्ट पेज, इवोल्यूशन की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन में लिखिए वेरी स्लो, नॉट स्लो, वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल मतलब आप पहले 1 स्टैंडर्ड में गए, 2 में, 3 में, फर्स्ट की पढ़ाई करके बोले अब जाते हैं 10th बोर्ड देने, ऐसा तो नहीं है ना। तो ग्रेजुअल है, क्या है? ग्रेजुअल है, वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस which leads to advancement and modifications in organisms। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने का सवाल ही नहीं उठता है। इवोल्यूशन चैप्टर जब कराना स्टार्ट करूंगी ना, अगर इसमें से कुछ याद नहीं होगा फिर बताती हूँ मैं। ये सारी चीजें फिर चैप्टर 7 में भी आएंगे, जब मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। चैप्टर 5 में भी आएगा, चैप्टर 6 में भी आएगा, जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताना स्टार्ट करूँ। म्यूटेशन एक टॉपिक है उसमें। ठीक है, एक और चीज मैंने लिखी है, सुपीरियर वीगर, सुपीरियर वीगर। अब इसको समझिए, होता क्या है, बायो का ये रूल है कि अगर कोई मेल है, फादर है, अगर कोई मदर है, तो जो इसके बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बायो ये बोलता है कि ये जरूर इसी कॉम्पिटिटिवली कुछ एडवांस होगा, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होती है। जैसे आज के डे का जो 5 इयर्स का बच्चा है और जब आप 5 इयर्स के थे, दोनों के ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है उसको कंपेयर करके देखिए, पता चल जाएगा आपको, कुछ इवोल्यूशन दिखता है। डे बाय डे साइंस बोलता है ये कि जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगी आपको, तो ये टॉपिक याद दिलाऊंगी कि मैंने आपको उस टाइम समझाया था। हम लोगों की जो सेरेब्रम का साइज है, हम लोगों के जो क्या है, सेरेब्रम का जो साइज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर थिंकिंग कैपेबिलिटी। और इवोल्यूशन के रिजल्ट के तौर पे क्या हो रहा है, डे बाय डे हम लोगों के सेरेब्रम का साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सेरेब्रम के साइज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ये तो इसको हम लोग इस सुपीरियर होने के फेनोमेना, ऑफस्प्रिंग के सुपीरियर होने के फेनोमेना को हम लोग सुपीरियर वीगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वीगर बोलते हैं। ठीक है, आगे लिख देती हूँ मैं। Produced offspring are superior than their parents. This phenomena of advancement of offsprings
from their parent is known as superior vigor. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में सवाल उठता है क्या? वो बेचारा तो क्लोन ही बना रहा है, सवाल ही नहीं उठता, तभी मैंने ये पॉइंट लिखा है। इतने डेप्थ में जाके किसी बच्चे ने भी दोनों को डिफरेंशिएट नहीं किया होगा, नहीं किया होगा ना इतने डेप्थ में जाके। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग करते हैं नेक्स्ट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि आप मेल और फीमेल के बीच में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दूर से बता सकते हैं, देखिए कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। ठीक है, the distinguishable property of male and female is known as sexual dimorphism. Sexual dimorphism। अब क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूंगी। पहला असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ साथ नोट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएशन एंड बायोडाइवर्सिटी। Second question, why only asexually reproducing organisms are used in majority of biotechnology experiments। तीसरा क्वेश्चन, define mutation। differentiate between asexual and reproduction। फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, which mode of reproduction preserves genetic information। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Asexual। वेरी गुड, जेनेटिक इंफॉर्मेशन।
what do you understand by the term मैम सेकंड क्वेश्चन बताइए ना एक बार। Why only asexually reproducing organisms are used in majority of biotechnology experiments? हाँ वाह, इसका दिमाग तो बहुत तेज हो गया सलमान का। Because asexually reproducing organisms preserves genetic information। ठीक है, ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। पता चला रात भर एकदम करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत पूरी टीम इकट्ठा करके आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अर्थ का अनर्थ कर दिया। आपने चेंज कुछ और किया था, वो अपनी मर्जी से फेरबदल करके उसमें कुछ और चेंज कर देगा, तो वो चेंज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। विच, हाँ उसकी कॉपी ही अलग हो जाएगी असाइनमेंट क्वेश्चन वाली। अब ये नहीं कि एक साइड क्वेश्चन छाप दिया फिर आंसर अलग अलग लिख रहे हैं, तो पढ़िएगा कैसे फिर? पहले हाँ उसको क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर उसको लिखना है। Which mode of reproduction is responsible for accumulation of variation? ठीक है, वेरी गुड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द, कई बार आपने एक क्वेश्चन किया है, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट, डिप्लॉयड या 2n? हाँ डिप्लॉयड या 2n। हाँ पूरी दुनिया में कहीं भी किसी का भी जाइगोट बने डिप्लॉयड होगा, 2n का। हाँ 9th क्वेश्चन। What is sexual dimorphism? शायद दिया है मैंने, हाँ दिया है। सुपीरियर वीगर नहीं दिया मैंने। Which mode of reproduction possesses superior vigor? Also define and explain superior vigor. अब ठीक है, हाँ तो याद तो हुई क्या? मैंने बोला तो 12th में आप क्लास से उठ के जाएंगे मेरे सब कुछ याद रहेगा। अब ये नहीं कि लिखा ही मिस हो गए फिर जाके, हो गया बस। प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। हाँ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी परफेक्शन आती है उस चीज में। चलिए लीव करती हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू मैम। वेलकम।